में मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स, बेटा जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं भी कोविड-19 के बिहाफ पे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है आप सभी को। एज वेल बेटा जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है भी। उनको फिजिक्स का जो एक सब्जेक्ट है आप जानते हैं, जो आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट है वो एक वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट कंसीडर होता है जो मोस्टली बच्चों को क्लियर नहीं होता। क्यों यार, सीधा सा रीजन बताऊं। जब बेटा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बुक्स देखते हैं, एमडीयू की देखते हैं, अनदर किसी बुक्स को देखते हैं, उनमें जो लिखा हुआ कंटेंट है वो एक नंबर का है, बट उसको समझने के लिए जो उनका वे लगाया हुआ है उन्होंने, या जिस फॉर्मेट में उन्होंने उस चीज को राइट डाउन किया है वो थोड़ा समझने में हल्की सी दिक्कत वाला कॉन्सेप्ट है। अगर बेसिकली जैसे मैं कंटिन्यूसली फिजिक्स को 8 से 9 साल से टीच कर रहा हूं, बट मैं अगर उसको खुद स्टडी करता हूं तो मुझे भी उसमें थोड़ी दिक्कत आती ही आती है। और ये बच्चे हर एक बच्चा खुद जानता है भी अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको कितना कुछ उसमें से रियलिटी में क्लियर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मेथड थोड़े से डिफरेंट है। सीधी सी बात बताऊं, थोड़े से बकवास लगते हैं जो हकीकत है। ठीक है बेटा, तो आज से आपकी फिजिक्स की टेंशन नहीं लेनी एक सिंगल परसेंट भी। जैसे तो बेटा एक बात ध्यान देके चलिएगा, आज अब आपका ज्यादा टाइम का वेस्टेज ना करते हुए बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, क्या है, डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी को शुरुआत करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। बट ध्यान देना, आज वाले लेक्चर में बेसिकली मैं बुक से 1% नहीं कराऊंगा, नॉट अ सिंगल परसेंट। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी में, उसके लिए जो बेसिक टर्म्स बच्चे पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए, डजंट मैटर, जो बार बार यूनिट में रिवाइज होगी ही होगी। और आपको पता है अगर यार वो पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो क्या अगले पल्ले पढ़ेंगे? नहीं ना। तो बेसिकली एक छोटा सा प्यारा सा आपका एक लेक्चर रहेगा जिसके रिगार्डिंग आपको काफी कुछ आगे इस यूनिट में दिक्कत नहीं आएगी। और कंफर्म कहता हूं गारंटी के साथ, यार आपने एक बार अपना प्रॉपर साथ देके चलना, गारंटीड कहता हूं ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका पेपर के लिए सोल्व करवा के भेजेंगे यहां से। सो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। क्या नाम है जिसका? डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो स्टूडेंट्स बेटा देखिए आपका जो चैप्टर का नाम ही क्या है, डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो बेटा इस चैप्टर को आगे पूरा का पूरा प्रोसीड करने से पहले, जैसा कि मैं अभी बता देता हूं, हमने बिल्कुल बेसिक टर्म पढ़नी है। क्या पढ़नी है? बिल्कुल अरे बेसिक टर्म। देखिए बेटा, देखिए ये पहली बात तो आपको ध्यान देना है, जो ये आपके पास वर्ड है, चैप्टर का नाम है, वो कुछ वर्ड से मिलकर बना है, डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। बेटा जैसा कि मैं कुछ वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, फास्टली थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, पढ़ रखा है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। जैसे बेटा आपने सुना है, अगर हम पहले तो यहां पे एक वर्ड देख रहे हैं डायनेमिक, क्या वर्ड देख रहे हैं? डायनेमिक। तो डायनेमिक के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो डायनेमिक से पहले आप ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा पहली चीज कोई एक बॉडी क्या होती है, सिंपल सी बात है, सभी को पता है, जिस चीज की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो आपके लिए बॉडी है, सीधी सी बात है। अब रोला क्या आता है यार, बॉडी के अंदर यहां पे एक वर्ड आया डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है, बॉडी से क्या लेना देना है इसका? ध्यान दीजिए बेटा, जैसे बेटा आप सभी ने +1 में पहले सेकंड यूनिट में आपने पढ़ा होगा, अगर आप बॉडी की स्टडी करते थे एट रेस्ट में, तब इस वर्ड को एक नाम दिया गया था स्टैटिक। स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक। बाद में आपने देखा होगा बॉडी की स्टडी इन अ मोशन, समझ रहे हो? और मोशन में भी यहां 2 केस थे। कितने केस थे? 2 केस। पहला बेटा जब आपकी बॉडी मोशन में तो है बट आपको ये नहीं पता भी उसका कारण क्या है, मतलब विदाउट कोज उसका कोई कारण नहीं पता। मैंने कहा भी कोई ये कार चल रही है बट आपको ये नहीं पता कार कैसे चल रही है। कार चल रही है, मोशन में है, बट कार चल कैसे सकती है? इट में भी इंजन से धक्का मार के पहाड़ से नीचे फेंक दे, कुछ भी हो। तो जब मुझे ये तो पता है बॉडी मोशन में है बट उसका कारण ना पता हो, तब ऐसे को हम नाम देते थे, आपको याद होगा बेटा, मोशन विदाउट कोज इज नोन एज काइनेमैटिक्स। याद है बेटा? अगला हमारे पास आता था मोशन ऑफ ए बॉडी। कब? जब उसका हमें कोज पता है, विद कोज। आपको पता है अभी बॉडी चल रही है बट कैसे? इंजन से चल रही है, रीजन पता है, ठीक है, कोई धक्का मारा है, फोर्स लग रहा है, ये पता है। जब आपको उसका कारण पता था, क्या था बेटा? कारण पता था, तब उसको एक नाम दिया गया डायनामिक्स। क्या नाम दिया गया बेटा? डायनामिक्स। यहां पे ध्यान देके चलिएगा, यहां तक क्लियर है? तो बेसिकली आपको यहां डायनामिक्स पढ़ना है। डायनामिक्स का मतलब ही क्या है? बॉडी का मोशन विद कोज, उसे क्या नाम दिया गया?
डायनेमिक्स। ये पहला पॉइंट क्लियर हो बेटा, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट भी, जब बॉडी का मोशन पढ़ेंगे विद कोज उसे क्या नाम दिया गया, डायनामिक्स, बिल्कुल बेसिक सी चीज। अब मोशन में डायनेमिक्स आ गया। मोशन भी दो तरह का था, कितने तरह का था, दो तरह का, आपको याद हो, मैं यूनिट के बिहाफ पे डिफाइन कर रहा हूं। पहला जो आपके पास मोशन था वो कौन सा था, लीनियर मोशन। कौन सा था, लीनियर मोशन, जब बॉडी नॉर्मली चलती थी, जिसके अंदर आप फोर्स पढ़ते थे, मास पढ़ते थे, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन टर्म्स वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ आज ही क्लियर करवा के चलूंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक टर्म। तो ऐसा मोशन जब बॉडी बिल्कुल एक स्ट्रेट चलती थी, या ऐसे तिरछी बिरछी जो मर्जी चले बट घूमे ना, तब उसको क्या नाम दिया था, लीनियर मोशन। दूसरा बेटा इसी के अंदर मोशन को डिफाइन किया गया, अगर बॉडी मोशन में है, मोशन में है, जैसे मैंने कहा ये मार्कर चल रहा है, इज इट इन मोशन, यस, किसकी वजह से, हाथ की वजह से, डायनेमिक्स कहलाएगा, बट कौन से में, स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है, ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स कह सकते हैं, सीधी सी बात है, पहली बार डायनेमिक्स है। अगर ये रोटेट करे, क्या करे बेटा, रोटेट, तो उस वाले मोशन को नाम दिया गया रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। क्लियर है, तो बेसिकली हमारे पास इस पूरी की पूरी यूनिट में, पूरी की पूरी यूनिट में आपके पास इस लीनियर मोशन को लिंक किया गया है, कौन से मोशन से, रोटेशनल मोशन से। कौन से रोटेशनल मोशन से। तो बच्चों को बेटा लीनियर मोशन होता है वो बहुत आसानी से चल जाता था, समझ में आता था, बट जो रोटेशनल मोशन है ये बच्चों को इजीली क्लियर नहीं होता था। याद है ना, +1 में आपके पास एक यूनिट आती थी रोटेशनल मोशन, 5th यूनिट, ठीक है ना बेटा। तो वही चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, टॉर्क वगैरह वगैरह वाला, बिल्कुल रद्दी चैप्टर है, सच बताऊं, क्या है, बिल्कुल रद्दी चैप्टर है, अगर थोड़ा ध्यान से एनालाइज किया जाए तो। अदरवाइज ये चैप्टर आपकी जान खा जाएगा, हकीकत बता रहा हूं। इस चैप्टर में जो बुक का वे है वो सच में बकवास दे रखा है, मैं तो साफ कह के चलूंगा, मेरे को 1% दिल का नहीं लगा। अपना जो मेथड पढ़ेंगे वो आप लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, और थोड़ा अपने तरीके के मेथड रहेंगे, बुक से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपका आंसर सोल्व होकर देंगे यहाँ से। क्लियर है, तो पहली बात क्लियर हुई। इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, डायनेमिक्स का मतलब क्या था, बॉडी की स्टडी है, रेस्ट, स्टैटिक, मोशन विदाउट कोज, काइनेमेटिक्स। बाहर में गए दोनों वाले, कई काम के नहीं हमारे। अगला मोशन विद कोज, जब पढ़ना तो उसे क्या नाम दिया गया, डायनेमिक्स। और मोशन में भी हमने देखा दो होते हैं, एक लीनियर और एक रोटेशनल। इस पूरी की पूरी यूनिट का मेन मोटिव ही क्या है, डायनेमिक्स, लीनियर मोशन वाला और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन, मतलब लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन को डील करते हुए चलना। ये बात ध्यान देके चलना, हाँ या ना, समझ में आया नहीं है, बढ़िया। अब ध्यान दीजिए बेटा, आप सभी ने यहाँ पे एक वर्ड देख लिया, डायनेमिक्स किसे कहते हैं, बॉडी किसे कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड और दिख रहा है आपको सभी को, रिजिड। क्या वर्ड दिख रहा है, रिजिड। यार रिजिड का मतलब कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ सॉलिड बॉडी। क्या मतलब है, सॉलिड बॉडी। यार सॉलिड बॉडी या रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, ऐसी कोई बॉडी जिसपे जितना मर्जी फोर्स लगा लो, या जितना मर्जी फोर्स, जैसे मर्जी, या दबा दो या खींच लो, दो ही काम है, पुश करो या पुल करो, बट बॉडीज के बीच में लगने वाले पार्टिकल्स पे कोई फर्क ना पड़े। क्या कहा, बॉडी पे आप जितना मर्जी उसे कंप्रेस करो या खींच लो, बट उस पर कोई फर्क ना पड़े, उस बॉडी को क्या नाम देते हैं, रिजिड बॉडी है। समझ में आया, अच्छा तो क्या यार हकीकत में होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं बेटा, जैसे सपोज करो आपके पास कोई एक रोड है, इस रोड के अंदर आपके पास यहाँ 4 पार्टिकल्स हैं, लेट हर एक के बीच की सेपरेशन कितनी मान लीजिए बेटा, x मान सकता हूं। अगर ये रिजिड बॉडी है, आपने क्या करा, यहां से भी कुछ फोर्स लगाया, यहां से भी कुछ फोर्स लगाया, आपने क्या लगाया, फोर्स लगाने से क्या ये पार्टिकल्स पास आएंगे, क्या आएंगे बेटा, पास आएंगे। बट अगर ये रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, आप चाहे यहां 1 न्यूटन लगाओ चाहे 1,00,000 न्यूटन लगाओ, पार्टिकल्स यहां पे पास नहीं आएंगे, दूर खींचेंगे दूर नहीं जाएंगे। तो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्सेस का कोई इफेक्ट ना पड़े, या उसके पार्टिकल्स जो हैं उनकी सेपरेशन में कोई चेंजेस ना हो, ऐसी बॉडी को क्या नाम दिया गया, रिजिड बॉडी। क्या नाम दिया गया, रिजिड बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, छत से अगर आप लटक भी जाओ, अरे ये थोड़ी है गले में रस्सी पा के लटकना, सीधा लटक जाओ, उल्टे लटक जाओ, जैसे मर्जी लटक जाओ, कोई टेंशन है, अरे नहीं है, अरे फिर भी मैंने क्या कहा, छत से अगर लटके ये थोड़ी छत नीचे आ जाएगी,
वो बात अलग है, मेरे को पता तुम्हारा वजन 4.5 क्विंटल है, तुम मत लटकना, तुम्हारे लटकते ही कोई और लटक जाएगा, तो प्लीज कृपया करके किसी हल्के बंदे को लटकाना, ठीक है जी। तो टेंशन नहीं रहेगी। आपको पता है छत से अगर लटक भी जाए, छत से अगर लटक भी जाएगा, छत नीचे आती है क्या? छत नीचे आएगी यार? नहीं आएगी ना, तो वो भी क्या एक तरह से रिजिड, क्या है? रिजिड, ठीक है जी। बट माइंड में क्वेश्चन आया, क्या बॉडी हकीकत में रिजिड होती है? नहीं बेटा, आपके पास अगर कभी भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसके पार्टिकल्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास या कुछ ना कुछ दूर जाएंगे ही जाएंगे। वो बेशकली इतना स्मॉल भी हो सकता है, भी आपको नेक्ड आई से विजुलाइज ना हो, और क्या आपका फोम हो, आपने हल्का सा भी लगाया, वो साथ के साथ दब गया, वो विजुलाइज भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? तो रिजिड बॉडी आइडियली वैसे देखा जाए कोई नहीं है, बट कैलकुलेशंस के लिए हम सारी जगह मान के चलेंगे भी एक ऐसी बॉडी जिसपे जितना मर्जी फोर्स लगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कहलाएगी? रिजिड बॉडी। इसके अंदर एक पार्टिकल भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 50 भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते? कोई टेंशन है? नहीं समझ में आया? हल्का सा थक गया, यहां तक क्लियर है सभी को? ईमानदारी से पक्का देख लो, नहीं देखा दोबारा देख लेना। हर हुर हर, ध्यान दे। अच्छा, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पल्ले पड़ा। अब आती हैं कुछ टर्म्स जो इस चैप्टर में बार बार यूज होंगी, पल्ले नहीं पड़ती यार, कहां से आई, क्यों आई, क्या है क्या नहीं। फॉर्मूले तो यही लर्न करवा दूंगा 5 मिनट या 7 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है? वो बाद में कराएंगे, पहले थोड़ी सी टर्म्स देखते हैं। डिस्कशन में लेके चलते हैं बेटा 2-3 मोशंस को। रिजिड बॉडी क्लियर हो गया, सारी डेफिनेशन क्या है, किस वे में लिखना है पेपर में, वो सारा का सारा नेक्स्ट लेक्चर से आपको क्लियर होगा। अब ध्यान दो, मैं बात करता हूं 2 तरह के मोशन की। पहला कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन। दूसरा कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। फटाफट बता के चलना बेटा। जैसे आपको पता है, मैं टर्म्स को समझाता भी जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा कैसे थी। पहला बेटा एक यहां पे एक वर्ड आता था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, याद है नहीं? डिस्टेंस क्या होता था बेटा? भी एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता था, तो ये कौन सा मोशन था? लीनियर मोशन, हाँ है ना? और जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, लेट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया अबाउट अ सेंटर ओ, तब जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में जा रहा है, या यहां पे काफी बॉडीज भी हो सकती है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे, तब इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। बट अभी के लिए आप इसको क्या बोल देते हैं? रोटेशनल मोशन। अब इसको डिटेल कराऊंगा, बट ये टर्म्स यूज होंगी। अब ध्यान दो, आपके में क्या कहते थे? ए से लेके बीच के बीच की सेपरेशन क्या कहलाती थी? ए से बीच के बीच की सेपरेशन इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होती थी, नहीं होती थी? यहां भी सेम है, बट यहां पे डिस्प्लेसमेंट सिंपल नहीं है। यहां पे उसने क्या कहा? जब कोई बॉडी सर्कुलर पॉइंट ए से लेके बी तक जा रही है, सेंटर पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो ए से बी तक गई, तो जितने एंगल में वो डिस्प्लेस होगी, जितने एंगल में वो डिस्प्लेस होगी, उसे क्या नाम दिया गया बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ध्यान से समझना, एक बार गारंटीड कह रहा हूं, पूरी यूनिट रद्दी करवा दूंगा, बिल्कुल आसान करवा दूंगा, बट रद्दी का मतलब ये मैं समझ लेना साफ होने, क्या कहा? आसान हो जाएगी अगर ये टर्म्स आपने क्लियर कर ली तो, सारी की सारी पूरी यूनिट के न्यूमेरिकल तो यहीं से खत्म हो जाएंगे आपके। डिस्टेंस क्या होता था? सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या होता है? एंगुलर, मतलब एंगल में चेंज होना। अच्छा, आप जैसे यहां पे बेटा एक वर्ड पढ़ते थे वेलोसिटी, यहां पे न्यू टर्म है, क्या थी? यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, अगली वेलोसिटी वी, याद है नहीं? सभी के रिलेशन भी बताने हैं। वेलोसिटी वी, वी क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता था बेटा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हाँ है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है नहीं है? वैसे यहां वेलोसिटी की जगह कौन सा वर्ड आ गया? एंगुलर वेलोसिटी। इसने क्या कहा था? कितना फास्टली वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहां पे भी क्या हो जाएगा? कितना फास्टली वो एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। बस यहां पे क्या लगा दिया? एंगुलर वेलोसिटी, जिसका सिंबल लगाया गया ओमेगा। क्या बताया गया? ओमेगा। अरे इसका भी फॉर्मूला क्या बना? क्या? कुछ नहीं। कौन सा? एंगुलर, यार डिस्प्लेसमेंट था, यहां एंगल वाली थी तो क्या लिख दिया? एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब थीटा बाय टी। तो ओमेगा का एक फॉर्मूला निकल गया यार, कौन सा? अरे थीटा बाय टी। तो क्या हुआ? तो थीटा कितना आया? ओमेगा इंटू टी। समझ में आया नहीं है? ये फॉर्मूला काम आने वाला, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अच्छा, एक छोटी सी टर्म यहां आइडेंटिफाई करवा देता हूं। आपने बेटा सुना था कभी बचपन में, आपको पता है एक सर्कल का पाथ अगर बात करो, बच्चों के माइंड में आता है, कहते हैं बेटा एक कंप्लीट सर्कल पूरा करके आने में जो टाइम लगता था उसे बोलते थे टाइम पीरियड, है ना। और ये कंप्लीट एंगल आप सभी जने जानते हैं 360, 90, 90, 90, 90, 4 गुना 90 360, मतलब 2 पाई। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी आता था, नहीं आता था? तो वो यहां से आता था। कंफर्म? मुश्किल तो नहीं रहा, बिल्कुल आसान सी टर्म्स। ये इसमें यूज होगी लीनियर मोशन में। जब भी आप डील करोगे लीनियर वेलोसिटी, रोटेशनल वाले में करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी यूज होगी ही होगी। चलिए अच्छी बात है, इनमें रिलेशन कहेंगे, समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। अच्छा, यहां पे आप एक टर्म यूज करते थे एक्सेलरेशन। कौन सी टर्म यूज करते थे? एक्सेलरेशन, जिसका सिंबल होता था ए। और ए का मतलब क्या होता था? भाई कितना फास्टली कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेट करते हैं ना, वेलोसिटी कम या ज्यादा। तो एक्सेलरेशन आप यहां पे पढ़ के चलते थे, वो क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही क्या था, याद है किसी को? क्या होता था बेटा? जब भी चेंज निकालते थे वो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता था, याद है बेटा? v। इसका क्या होता था? u बाय टाइम का t। थोड़ा सा छोटी जगह है तो यहां ध्यान से लिख लेना, v माइनस यू बाय टी। हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ठीक है जी। अब यहां पे क्या होगा? थोड़ी जगह कम है, यहां करवा ही दें क्या, या चलो रेड मार्कर से लिख देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। यहां पे कौन सी एक्सेलरेशन आ जाएगी? एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई एंगल ही तो लगाना है, जिसका सिंबल होता है अल्फा, है ना। सेम केस, चेंज इन कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी वहां? एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। तो अल्फा का यहां जो फॉर्मूला आता है, यहां फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा से, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा नोट से, बाय टाइम, बाय टाइम। ये यूज हो सकता है। क्लियर है? नहीं? पक्का कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? हो गया? क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अब इनके अंदर दो दो चीजें और ऐड कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको रब करके थोड़ा सा यहां से क्लियर करवाएंगे, या यहीं पे करूं ऐसे। चलो देखते हैं। अगर बेटा बात करता हूं मैं इस केस में इसके एसआई सिस्टम की, यूनिट से भी क्वांटिटी की पहचान होगी। ध्यान देना, आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें समझ नहीं आएगा कौन सी क्वांटिटी होती है, तो वो उसकी यूनिट को देख के आपको क्वांटिटी का आइडिया लगाना होता है भी कौन सी क्वांटिटी गिवन है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। अगर हम एंगुलर की बात करें तो एंगुलर वाले में जो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एंगल की रेडियन, क्या होती है? रेडियन। वेलोसिटी की अगर एसआई यूनिट की बात करें, मीटर पर सेकेंड, क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं बेटा यहां नोट में एक दो पॉइंट पढ़ते हैं। आपके पास कई बार इसमें कन्वर्सेशन में थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे, तो वो मैं आपको पहले ही यहां क्लियर करवा के चलता हूं भी कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, ताकि बाद में टेंशन खत्म करें। देखो या चलो भी करवा देते हैं। जैसे बेटा आपको पता है 1 मीटर में क्या लिखा होता है? 100 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है। यहां पे कई बार एक वर्ड यूज हो जाता है इंच। इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर। अगर कई बार इंच की जगह फीट या फुट वर्ड भी लगा देते हैं, आपको पता है 1 फुट में कितने होते हैं? 12 इंचेस। यार 1 इंच बताओ कितना है? 2.54 सेंटीमीटर। तो 12 इंचेस कितने हो जाएंगे? 12 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सोल्व करते हैं। 12 दूनी 24, 12 पंजे 6, 12 चौक 48, तो कितना हो जाएगा? 30.48 सेंटीमीटर। ये 1 फीट होता है ना बेटा। ये आपके पास 3 टर्म्स आपकी यूज होती हैं। अब इसका यूज कहां पे? पहले तो सिस्टम में जब चेंज करते हैं, सिस्टम में क्या चेंज करते हैं, ध्यान देना। अगर आप बेटा मीटर पर सेकंड से, या कई बार आपके पास किलोमीटर पर आवर भी लिखा आता है, जैसे स्पीड वगैरह की यूनिट। अगर बेटा आपके पास क्या लिखा हो रहा है? किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? यार 1 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 1000 मीटर।
1 आवर में कितने होते हैं 3600 सेकेंड, है ना। 20 से 20 कैंसल, 2 पे गया 5/18। तो जो भी आपकी क्वांटिटी होती है अगर आप बेटा उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो वो किलोमीटर पर आवर से किसमें आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। जैसे मैंने लिख दिया 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में ले जाना तो कुछ नहीं, 36 इंटू 5/18 कर दिया, काटा 2 10 मीटर पर सेकंड। आगे नहीं आ गया, चलिए ये बिल्कुल बेसिक सी टर्म जो यूज होने वाली है। अब आते हैं थोड़ी सी यहां स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी। स्मॉल जी की 3 वैल्यू हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आप बात करते हो एसआई सिस्टम में, जी की वैल्यू होती है, वैसे तो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या राउंड ऑफ करके आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की तरह भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सिस्टम आता है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम के अंदर बेटा जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अगर हम बात करते हैं एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, ग्रेजुएशन लेवल पे ये सिस्टम ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बीटेक एंड बीएससी के लिए। तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? या ऐसी खाली एस स्क्वायर लिख दे, मैं सेकेंड ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल जी की कितनी होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया? कुछ नहीं यार, 1 मीटर कितना होता है आपको पता ना यार, फीट से मीटर में रिलेशन लिया हूं, या 980 था, कितना था 980, इसको 30.48 से डिवाइड कर देना, आपका किसमें आ जाएगा फीट पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये टर्म्स क्लियर हुई बेटा? चलिए आपको बेटा ये चीज थोड़ी सी यूज करने वाली है, ये वैल्यू आपके काम आने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एज वेल एज मास्टर डिग्री तक आपका पेंडा छोड़ने वाली नहीं है। चलिए बिल्कुल बेसिक टर्म्स आई थिंक क्लियर हो रही हैं। अभी कुछ और चीजें बतानी है। अच्छा, इसकी यूनिट की पहचान करें थे, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, एंगुलर वाले की क्या होती थी रेडियन, पाई/3 वगैरह, उसके लिए रेडियन होता है। वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड, क्यों? डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब मीटर बाय टाइम, मीटर टाइम की क्या होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अगर यार इसकी बात करूं, इसकी बात करें तो आपकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होती है रेडियन, और बाय में टाइम तो क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, S-1 भी लिख सकते हैं। अच्छा इसकी देखो क्या होती थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यार कई बच्चों को माइंड में आता है यार, देखो सर वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस हुआ, क्या हो गया कैंसिल, 0, इट इज अ यूनिट। कुछ मार दिया ऐसा सोच सकते हैं, बट बेटा ऐसा नहीं होता। बेटा एक बात बताइए, जैसे आपके पास क्वांटिटी में कहा जाता है, हम यूनिट की बात करें, कभी भी कोई दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती हैं जब उनकी क्वांटिटीज या यूनिट सेम हो या डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। ऐसा कैसे? ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। बेटा अगर मैं कहता हूं कि 5 किलो आलू के अंदर 4 मीटर कपड़ा ऐड कर दो, क्या पॉसिबल है? 5 kg पोटैटो के अंदर क्या कर दो, 4 मीटर क्लॉथ्स ऐड कर दो, इज इट पॉसिबल और नॉट? नो। बट क्या मैं कह सकता हूं 5 kg में 2 kg पोटैटो 4 ऐड कर दो, इज इट पॉसिबल? क्यों? kg ऐड हो सकता है, बट kg और मीटर कभी ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, हमने क्या कहा, जब सेम क्वांटिटी है वो ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, पॉसिबल है। बट अगर क्या मैं ऐसे कह दूं 5 kg में से 4 मीटर कपड़ा हटा दो, पॉसिबल नहीं है। बट ये कह दूं 5 kg में से 2 kg हटा दो, रहा कितना 3 kg, पीछे तो क्या रहेगा kg में ही रहेगा ना, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या रहेगी सेम। पक्का? अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली यूनिट, ये ध्यान देना, बहुत काम आने वाली है आपके। तो चौड़ाई की सीधी सी बात बता रहा हूं, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? ऊपर देखो क्या था, मीटर पर सेकेंड है, मीटर की जगह क्या लगा दिया रेडियन, सीधा आंसर क्या है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा आई थिंक मेरे ख्याल से ये वाली कुछ टर्म्स आपको क्लियर हुई हैं। बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का लेक्चर 0, इसलिए मैं काउंट करके चलूंगा। हर एक यूनिट के रिगार्डिंग आपका एक बेसिक लेक्चर बनाया जाएगा 20 to 30 मिनट्स का, जिसके अंदर आपको काफी कुछ डिटेल्स बताई जाएगी। तो आपको सिंपल वाली चीज समझ में आई, क्या बताया इसमें, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, लीनियर, रोटेशनल,
3 टर्म्स बताएंगे सिर्फ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अभी इसमें और भी पता नहीं कितनी टर्म्स आएंगी, वो भी क्लियर करवा के चलते हैं। पहले ये वाली चीज क्लियर, तो एक बार इसको देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बेटा जैसा कि अभी आप देख आए हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हमारे पास क्या थी क्या नहीं थी वो चीज समझ में आ गई। अब कुछ और टर्म्स हैं जो मैं पूछ के चलूंगा, जो यूनिट में आपको बार बार दुखी करेंगे ही करेंगी। ठीक है बेटा, सॉरी, देखिए बेटा आपके पास जैसे वहां पे टर्म्स आई, जैसे स्पीड क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या थी, एक्सेलरेशन क्या थी, उसके साथ साथ एंगुलर वाले में भी आ गई। ठीक है बेटा, अब बार बार यहां पे कुछ टर्म्स होंगी। जैसे आपको पता है बेटा, अगर हम +1 में एक टर्म पढ़ते थे लीनियर मोमेंटम, याद है ना? लीनियर मोमेंटम क्या होता था बेटा? एक बॉडी जो मोशन गेन करती है, क्या करती है? एक बॉडी जो मोशन गेन करती है उसे क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? 2 मिनट थोड़ा सा डिले हो जाएगा, बट आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर करके चलेंगे। यार लीनियर मोमेंटम क्या था? बॉडी का मोशन। अब उसने कहा ये मोशन क्या चीज है? चलो एक एग्जांपल देता हूं बेटा। अगर मैं कहता हूं मैं इस टाइम यहां पे बैठा हूं, मेरे सामने एक मच्छर आता है, वो आगे मेरे से फाइट करता है, एक आगे टकराया, क्या मुझे पेन होगा? होगा, बिल्कुल ना के बराबर। बट अगर मैं बाइक 70 की स्पीड पे चला रहा हूं, 80 की स्पीड पे चला रहा हूं, 180 की स्पीड पे चला रहा हूं, ठीक है, और मच्छर आगे एकदम बजे, गिरूंगा या नहीं गिरूंगा? हाँ है ना? क्यों? क्योंकि मोशन ज्यादा है, मास कम था, वेलोसिटी ज्यादा थी, मोशन ज्यादा है, चोट ज्यादा मारेगा। इसके अगर मैं कहता हूं एक मेरे पास इतना सा पत्थर है, उसको आराम से फेंक कर मारा, एक बड़ा बड़ा पत्थर है बीम वाला, हाँ होगा ही नहीं होगा? किस में ज्यादा चोट लगेगी? बड़े पत्थर में। ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास ज्यादा है। तो आपको ये चीज खुद पता है बेटा, बचपन से हम जानते हैं, अगर बड़ी चीज बड़ी स्पीड से आएगी, जिस बॉडी का मास ज्यादा वो भी ज्यादा चोट मारेगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो भी ज्यादा चोट मारेगी, हाँ है ना? तो वही काम यहां भी था। अभी बार बार ये थोड़ी है चोट मार रहे हैं, तो उसने एक टर्म से डिफाइन किया गया विच इज नोन एज मोमेंटम, और वो भी कौन सा? लीनियर। कंफर्म है? और ये लीनियर मोमेंटम आपका किसके इक्वल निकल के आता था? मास इनटू वेलोसिटी। कंफर्म है नहीं? यहाँ पे एक टर्म रहेगी मास का डिस्कशन इसके बाद, या थोड़ा सा रुके करवा दूंगा अभी 5-10 मिनट में ही। ठीक है बेटा, या करवाई दें? चलो पहले इस मास वाले डिस्कशन को देखते हैं, ध्यान से समझ लेना, मास का डिस्कशन इंपॉर्टेंट था। मास क्या होता था बेटा हमारे पास? मास क्या होता था? कोई एक बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है उसे क्या बोल देते थे? मास। कितना पार्टिकल्स हैं, जिसकी बेसिक आपके पास एसआई यूनिट क्या होती थी? किलोग्राम। हाँ है ना? चेंज होता था, क्या होता था क्या नहीं, जब डिटेल करवाएंगे तब इसको डिटेल में लेके चलूंगा। बस मास बेसिकली आपको क्या था? हमारे पास एक ऐसी टर्म जो बॉडी का यूज होती थी। अच्छा, यहां पे एक वर्ड और आता था जिसे आपने कभी सुना हो, बचपन 9th क्लास में भी था ये वर्ड, इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या था? भी एक बॉडी अगर कोई रेस्ट है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, मोशन है तो वो मोशन में रहेगी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कब तक? जब तक कोई फोर्स ना पड़े। याद है ना, छड़ी से पीटते थे वगैरह 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 वाले, पत्तों को हिलाते हैं तो पत्ते नीचे आ जाते हैं, नहीं सॉरी टहनियां नीचे आ जाती है वगैरह, नहीं आम नीचे आ जाता है, नहीं जो भी आता। याद है क्या? इनर्शिया क्या था? द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या कहा? भी अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स ना लगे तो वो रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन है तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इनएबिलिटी, याद है नहीं? और हम कहते थे अगर 2 बंदे हैं, एक बंदा जिसका वजन 50 किलो, एक बंदा जिसका वजन 80 किलो, है नहीं? जैसे आपका है, मेरे को 50 है, ध्यान दो, देखो तो किसको हिलाना आसान है? सीधी सी बात है 50 वाले को। इसलिए उसने कहा तो इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम। तो इनर्शिया को मेजर किससे किया गया? मास से। हाँ है ना? सेम केस यहां पे रोटेशन वाला आया। कौन से वाला आया? रोटेशन में भी। ये कौन सा था? लीनियर मोशन में। यहां कौन सा आया? रोटेशनल मोशन में। भी कोई एक बॉडी अपने आप नहीं घूमेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। सीधी सी बात है यार। इसमें क्या था? रेस्ट से मोशन मिल जाएगी, मोशन से रेस्ट मिल जाएगी, डायरेक्शन चेंज नहीं। यहां भी तो वही है, बॉडी अगर पड़ी तो अपने आप पड़ी रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे तब तक वो घूमेगी नहीं। तो घूमने वाला कौन सा मोशन था? रोटेशनल। तो यहां पे भी एक टर्म को इन्वेंट किया गया जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मोई। क्या बोलते हैं? मोई, विच इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है? कुछ नहीं, मास है ना, जो काम मास का है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सीधी सी बात है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं,
अगर बेटा मैं कहता हूं एक बड़ा गेट है एक छोटा गेट है, किसको घुमाना आसान है? छोटे वाले को। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। बड़े वाले को घुमाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या रखेंगे? आई। क्या सिंबल रखेंगे? आई। और इसकी जो एसआई यूनिट है, अभी आपको सिर्फ क्रैमी करनी पड़ेगी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, वहां से निकल जाता है। ठीक है, चलो छोटो वो डिस्कशन ही लेके चलेंगे। बस आई थिंक मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह इसके बारे में तो पूरी ब्रह्मांड हमने मतलब कहते हैं ना खोद के इसको लेके आना है। तो इसके ऊपर तो कम से कम 4 लेक्चर बनेंगे आपके, जिसमें हर एक बॉडी का इतना करवा देंगे भी आपको आई थिंक मेरे ख्याल से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीनियर मोमेंटम याद है, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, है ना। इसमें क्वेश्चन ही आते थे, P दे देंगे, M दे देंगे, V पूछ लेंगे, मतलब 3 में से 2 दे दिए, 1 पूछ लिया, हो जाएगा। अब लीनियर मोशन की जगह लीनियर मोमेंटम का टर्निंग इफेक्ट। अब बातें आती हैं किसकी? टर्निंग इफेक्ट की। कौन सी? टर्निंग इफेक्ट की सारी की सारी। तो लीनियर मोमेंटम का टर्निंग इफेक्ट, उसे क्या नाम दिया गया? एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की जगह से जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ उसे क्या नाम दिया गया? एंगुलर मोमेंटम। फिर क्या मतलब? लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या? मोशन। मैंने कहा इसको देखो यहां पर मोशन दिया, घुमा, मोशन जैसे देते लीनियर मोमेंटम की वजह से जो घुमा, टर्निंग इफेक्ट आया, उसे क्या नाम दिया गया? एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला याद रखो, कुछ नहीं है, बिल्कुल देसी से तरीके बता रहा हूं। मास की जगह क्या लगाना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। लीनियर वेलोसिटी थी, वहां पे कौन सी थी? एंगुलर वेलोसिटी का क्या था? ओमेगा। बस टेल का फॉर्मूला आ गया आई इंटू ओमेगा। इसके अंदर भी क्वेश्चन देंगे, गंदे गंदे क्वेश्चन आएंगे। एल दे दिया, ओमेगा दे दिया, आई पूछ लिया, अरे आई दे दिया, ओमेगा दे दिया, एल पूछ लिया, चेंजेस करते रहेंगे, रद्दी क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छा, यहां पे आप एक टर्म पढ़ते थे जिसका नाम था फोर्स। क्या नाम था? फोर्स। फोर्स क्या होता था? इट इज एन एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ पुश और पुल विच याद है नहीं है, इतनी इंग्लिश ऐसी बोल रहा हूं। क्या कहते थे? फोर्स क्या था? एक ऐसी चीज जो बॉडी पे 2 फॉर्म में लगती थी, पुश और पुल, जिसके 3 काम थे। क्या थे? 3। कौन कौन से? रेस्ट से मोशन लाना, मोशन से रेस्ट लाना, बॉडी की डायरेक्शन चेंज करना। यहां तो वही है। क्या था? फोर्स इट इज एन एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ पुश और पुल विच ट्राइज और चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। सीधी सी बात है, भाड़ में जाने दे। फोर्स था ना। यहां पे देखो फोर्स का मतलब क्या होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन। सुना था नहीं सुना था? है ना। वैसे ही फोर्स का, जैसे लीनियर मोमेंटम का टर्निंग इफेक्ट क्या है? एंगुलर मोमेंटम। वैसे ही फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसे क्या नाम दिया गया? टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। सिंबल क्या होता है? टाउ, टमाटर वाला, है ना। टॉर्क। टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अरे फोर्स लगाने से गेट घूमता है, भिड़ता है, उसे क्या नाम दिया गया? टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला किया हुआ, अरे मास की जगह किया हुआ आई आऊगा, और ए की जगह क्या आएगा? अल्फा होगा। आ गया। तो टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। एनालॉग्स हैं सारे के सारे, बिल्कुल आसान है। मास की जगह क्या लगाना है? आई। ए की जगह क्या लगाना है? अल्फा। निकल के आ गया। मुश्किल आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे यार। रद्दी आई है, टेंशन लेनी ही नहीं है। यहां तक क्लियर? अच्छा, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ के आपने सुना होगा, एफ इक्वल टू वोट डीपी बाई डी टी। यहां पे टाउ वाला है, कुछ नहीं, टाउ इक्वल टू डीएल बाई डी टी। बस मुश्किल ही नहीं, आसान है। हाँ है ना। वर्क का फॉर्मूला पढ़ते थे, किसका पढ़ते थे? वर्क। हाँ है ना, याद है? वर्क क्या होता था? एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करना अदर देन 90 डिग्री। वर्क था। वर्क का फॉर्मूला क्या होता था? याद है ना? एफ डॉट एस या एफ डी एस कोस थीटा स्मॉल वर्क डन। बड़े के लिए क्या कर देते थे? इंटीग्रेशन। यहां भी डिट्टो है। अरे कुछ नहीं है, वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। अरे फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क। तो ठीक है, मुश्किल है, आसान है। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? मुश्किल तो नहीं लगा? अरे बिल्कुल रद्दी है। क्या है? बिल्कुल रद्दी। हर एक चीज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन, हर एक चीज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करवा के चलूंगा। अच्छा, एक फॉर्मूला और अगर याद आई गया, जैसे पावर। पावर क्या होता था? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का फॉर्मूला क्या होता था? वर्क अपॉन टाइम। अच्छा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकते हैं? बच्चों को दिमाग में रहता है कहां से है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहां वाले में क्या हो जाएगा? पावर का फॉर्मूला कुछ भी नहीं, रद्दी है, पहले बता रहा हूं। क्या? पावर इक्वल टू वर्क। वर्क कौन सा? टॉर्क वाला।
टाउ वेक्टर बाय थीटा वेक्टर डिवाइड बाय टाइम, थीटा बाय टाइम क्या था, व्हाट इज दैट, दैट्स ओमेगा। समझ में आया नहीं है, मुश्किल लगा, आसान लगा, आसान है बेटा। अच्छा जैसे मैं ओमेगा बाय टी लिख रहा हूं, कई जगह इसको डी ओमेगा बाय डी टी लिख दो यार, स्मॉल टाइम के लिए निकाल रहा हूं मैं, जर्नल लिख करके चल रहा हूं। ये टर्म्स भी आपको क्लियर होगी बेटा। ये सारी छोटी 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 टर्म्स आपकी पूरी यूनिट में आपको दुखी करेंगे। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर हैं बिल्कुल इजी वे में, ये वाला लेक्चर मैं गारंटीड कहता हूं, एक बार देख लेना, कंफर्म है पूरी की पूरी यूनिट आसान है, पूरी की पूरी यूनिट ही आसान है। बट ये टर्म्स क्योंकि बार बार यूज होंगी, वहां कंफ्यूजन होता रहेगा, कहां से आई, क्यों आई, क्या है, बार बार समझाई नहीं जाती, एक बार इसलिए इकट्ठी समझा दी। यहां तक क्लियर। अच्छा वहां पे बेटा 3-4 रिलेशन आपके बार बार यूज होंगे, वो भी आपको बता देता हूं। 3 या 4 रिलेशन ही, प्रूफ की रिक्वायरमेंट है नहीं आपको, बस समझा देता हूं भाई। लीनियर और रेगुलर में बेसिकली रिलेशन या डिफरेंस क्या होता है। चलो मैं डिफरेंस क्रिएट करवाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा बेटा लेट अस कंसीडर, आपके पास कोई एक रोड है, रोड के अगर आप इस एंड को फिक्स कर दो, क्या कर दो, फिक्स कर दो, इस एंड को रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने क्या करा, इस एंड को रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा। अगर मैं इस बॉडी के ऊपर यहां 3 पार्टिकल एज्यूम कर दूं, फॉर एग्जांपल पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, मैंने कहा पार्टिकल 1 का डिस्टेंस यहां से कितना है, r1, r2, तीसरे का r3। अब आप बड़े बच्चे हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी बिल्कुल इजी है ना। अब आपको साफ साफ दिख रहा है भी पार्टिकल 1 को जब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाना है तो उसे इतना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इस वाले को इतना, पोजीशन P से पोजीशन P' तक। यहां तक क्लियर है। अब आप एक बात खुद सोचिए बेटा, जो 1 से लेके 1' तक गया है, या 2 से लेके 2' या 3 से लेके 3' तक गया है, सबके लिए एंगल तो क्या है, सेम, सबके लिए एंगल तो क्या है, सेम, बट हर एक के लिए टाइम भी क्या लगा, सेम, क्या लगा, सेम, एंगल भी सेम, टाइम भी सेम। बट एक बात खुद सोचो बेटा, ए से लेके A' तक जाना, 1 से लेके 1', 2 से लेके 2', 3 से लेके 3', इसका डिस्टेंस अलग, इसका डिस्टेंस अलग, इसका डिस्टेंस अलग, एंगल सेम, टाइम सेम, बट तीनों का डिस्टेंस अलग अलग है, मतलब तीनों की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, पॉइंट क्लियर है। अब ये निकालने कैसे, अब ध्यान दीजिए, आपको पता है तीनों के लिए थीटा क्या है, सेम, टाइम भी क्या है, सेम, क्या डिस्टेंस सेम है, नहीं। पहले वाले का डिस्टेंस देखो, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, सुना ना, थीटा इक्वल टू आर्क। मैंने कहा लेट दिस डिस्टेंस इज s1, दिस वन इज s2, दिस वन इज s3। थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो s1, आर्क कितनी है s1, रेडियस कितनी है r1, तो s1 डिस्टेंस कितना हो गया, थीटा इंटू r1। समझ में आया नहीं है। सिमिलरली अगर s2 निकालता तो वो कितना हो जाता बेटा, थीटा इंटू r2। सिमिलरली अगर थर्ड निकालता तो s3 बिकम थीटा इंटू r3। मुश्किल आसान है। तो डिस्टेंस हर एक का अलग अलग, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वही क्या कहलाती है, वेलोसिटी, क्या कहलाती है, वेलोसिटी। ये बेसिकली प्रूफ भी करवा देंगे साथ के साथ, 1 मिनट का प्रूफ था, ज्यादा लंबा चलो प्रूफ नहीं था। अच्छा ये बताओ, अब यहां से क्या मैं जर्नली लिख सकता हूं इनकी मदद से, भी डिस्टेंस इक्वल टू r इंटू थीटा। तो पहला रिलेशन डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस में r इंटू थीटा, ये रिजल्ट काम आएगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता, क्या कर देता, डिफरेंशिएशन, साथ के साथ प्रूफ भी कराते जाते चलो, ds बाई डी टी, आर कॉन्स्टेंट, डी थीटा बाई डी टी। आपको पता है ds बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्टेंस, है ना वो बेटा। तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी r इंटू ओमेगा। एक ही फॉर्मूला काम आने वाला, आपके हजारों बार काम आने वाली चीज। क्लियर है। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो, क्या कर देते हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन। ये कुछ रिजल्ट्स हैं बेटा, अभी यूज होंगे, इनमें काफी कुछ चीजें आपको नहीं बता के चलनी है, मॉडिफिकेशन करवा के चलनी है। कभी बच्चे ये मान लो भी सर ने यहाँ पे गलत करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं। अभी जिनका बेटा मेरे को बेसिक में जरूरत है, मैं सिर्फ वही टर्म्स यूज कर रहा हूं, बाद में हर एक की डिटेल बढ़ाता रहूंगा। अगर मुझे इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी टी, आर कॉन्स्टेंट, ओमेगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ये क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन ए, आर, ये कितना होता है
अल्फा, अभी बताया था। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये बार बार यूज होगा, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। समझ पा रहे बेटा? तो ये बेसिकली आपके पास तीन रिलेशंस हैं जो बार बार यूज होंगे ही होंगे। समझ पा रहे हो? एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, टेंजेंशियल, रेडियल एक्सेलरेशन, वो सारी चीजें भी करवा के चलिए जब यूनिट स्टार्ट होगा। तो बेटा पूरी की पूरी यूनिट में आपके रिगार्डिंग बेटा अगर आपको जो ये कॉन्सेप्ट करवाया है, अगर हकीकत में अगर आपको बेटा ये सारी चीजें क्लियर हैं, मैं चाहूंगा, उम्मीद करूंगा आपसे बीएससी के रिगार्डिंग आपको अगर ये टर्म सारी की सारी क्लियर हैं तो बेटा आने वाली यूनिट आपके लिए आसान रहेगी। तो बेटा आपके अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये टर्म्स क्लियर होगी। अभी बच्चों को लग रहा होगा इसका तो कोई यूज नहीं है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके काफी अच्छे बनेंगे। बताऊं, थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा मैक्सिमम, जैसे आपको क्वेश्चनों में दे देंगे, ध्यान देना, आपकी बुक के अंदर चेक कर लेना। आपको देखो लीनियर एक्सेलरेशन दे रखा है, आर दे रखा है, अल्फा पूछ रखा है, 3 में से 2 दिए 1 पूछ लिया, इसमें भी 3 में से 2 दिए 1 पूछ लिया, 3 में से 2 दिए 1 पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में, एक बार ट्राई करके देखना, 1 नंबर का क्वेश्चन देके जाएगा। आपको पता आपके एग्जाम के रिगार्डिंग 1 मार्क्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और Yeah.